फ्रेंड, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 7 हिंदी मीडियम का विज्ञान का चैप्टर 10 समय, चाल और गति पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ साथ अपनी किताब को सामने खोलकर रख लीजिए। पाठ 10 समय, चाल और गति। समय। आदि मानव ने समय की कल्पना दिन तथा रात्रि के नियमित चक्र के आधार पर की थी। उसने यह भी अनुभव किया था कि प्रत्येक पूर्णिमा तथा अमावस्या के बीच की समय अवधि समान थी। कुछ समय के बाद उन्हें लंबी समय अवधि के एक और चक्र का पता चला। उन्होंने अवलोकन किया कि ठंडे तथा आर्द्र दिनों का मौसम कई पूर्णिमाओं तक होता है तथा इसके पश्चात गर्म और शुष्क दिनों का मौसम आता है। इस प्रकार उन्होंने यह जाना कि ठंडे तथा आर्द्र दिनों एवं गर्म तथा शुष्क दिनों का पूरा चक्र लगभग 300 से 400 दिनों में पूर्ण होता है। इस प्रकार से दिन, महीने तथा वर्ष इसी क्रम में सबसे पहले ज्ञात समय की अवधि थे। लगभग 60,000 वर्ष पूर्व मिस्रवासियों ने एक वर्ष का 365 दिनों में व्यवस्थित किया था। ऐसा करने वाले में वे प्रथम व्यक्ति थे। महीनों तथा वर्षों के बीच के संबंध में मनुष्य को नियमित किया। चंद्रमा का प्रत्येक चक्र 29 दिन में पूरा होता है, जिसका 365 दिन वाले वर्ष से कोई संबंध नहीं होता है। समय की गणना दिन से सेकंड तक। जब मनुष्य सभ्य हो गया तथा परिवार के रूप में रहने लगा तो उसने समय की माप के लिए दिन की अपेक्षा छोटी इकाई की आवश्यकता हुई। प्राचीन मानव को यह भी पता था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक वृक्षों तथा वस्तुओं की परछाई की स्थिति बदलती रहती है। परछाइयों की इन बदलती हुई स्थितियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि दिन का कितना भाग व्यतीत हो चुका है। सूर्य घड़ी समय बताने की इसी विधि पर आधारित है। रोमवासियों ने दिन को 2 भागों में बांट रखा था, आधा दिन दोपहर से पहले तथा आधा दिन दोपहर के बाद। प्रत्येक आधे दिन को 12 समान भागों में बांटा गया था, जिन्हें अब हम घंटे कहते हैं। यही कारण है कि हम 24 घंटे की घड़ी पूरे दिन में एक चक्र की अपेक्षा 12 घंटे वाली घड़ी का पूरे दिन में 2 चक्रों का प्रयोग करते हैं। रोमवासियों ने ही घंटों को विभाजित किया। उन्होंने घंटों का मिनटों में विभाजित किया तथा पुनः मिनट को 60 भागों में विभाजित किया। मिनट के ये भाग सेकंड से प्राप्त हुए। इस प्रकार 1 घंटे में 60 मिनट प्राप्त हुए तथा 1 मिनट में पुनः 60 सेकंड प्राप्त हुए। सप्ताह से अधिवर्ष तक दिन को विभाजित करने के बाद दिन तथा महीनों के बीच के समय अंतराल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी। बेलेनोवासियों ने चंद्रमा के एक पूर्ण चक्र को 7 दिनों में 4 बराबर भागों में व्यवस्थित किया तथा बचे हुए दिनों व घंटों का अगले को चंद्र चक्र से जोड़ दिया। 7 दिनों के सप्ताह के विचार यहूदियों ने स्वीकारा तथा इसे पूरे यूरोप में फैलाया। 7 दिनों का सप्ताह के अनुसार एक वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताहों में बाद एक पूर्ण दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड बचते हैं। इस बचे हुए एक दिन को अगले वर्ष में एक दिन बाद के शुरू करके जोड़ दिया गया। इस प्रकार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जूलियन कैलेंडर में प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, अर्थात इस वर्ष में 366 दिन होते हैं। यह वर्ष अधिवर्ष कहलाता है या लीप वर्ष कहते हैं ना उसको, लीप ईयर। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे समाहित किए जाते हैं। यह बढ़ा हुआ दिन फरवरी 29 होता है। अधिवर्ष यह वर्ष होता है जो 4 से विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। उदाहरणार्थ 2000, 2004, 2008, 2012। ठीक है ना। समय का मापन। हमारे समस्त क्रियाकलाप समय तथा समय अवधि पर निर्भर करते हैं। हमें स्कूल में रेलगाड़ी तथा बस पकड़ने के लिए, नेक्स्ट पेज पे आइए, समय पर पहुंचना पड़ता है। टेलीविज़न पर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखने के लिए उसका समय ज्ञात होना आवश्यक है। किसी परीक्षा, दौड़, कक्षा में की समय अवधि, फिल्म के शो आदि की अवधि ज्ञात होनी
होती है। पुराने समय में लोगों के पास समय बताने के लिए घड़ियां अथवा घंटे नहीं होते थे। वे समयांतराल की माप करने के लिए ऐसी विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का प्रयोग करते थे जिनकी एक निश्चित समय के अंतराल नियमित पुनरावृत्ति होती है। वे सूर्योदय से सूर्यास्त अथवा अगले सूर्योदय तक के समय को इकाई के रूप में प्रयोग करते थे। वे लंबी अवधि की गणना के लिए एक पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी तक का समय अथवा ऋतु परिवर्तन का प्रयोग करते थे। दिन का पहर जानने के लिए वे किसी वस्तु की परछाई की लंबाई अथवा सूर्य की दिशा को आधार बनाकर सूर्य घड़ी का निर्माण करते थे। कुछ ऐतिहासिक सूर्य घड़ियाँ अभी भी भारत में विद्यमान हैं। आप इन सूर्य घड़ियों को दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर पर देख सकते हैं, जिन्हें जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। परंतु ये विधियाँ यथार्थ नहीं थी। मनुष्य धीरे धीरे और अधिक सभ्य एवं विकसित होता गया। उसे सूक्ष्म समय अंतरालों को भी यथार्थवादतापूर्वक मापने की आवश्यकता हुई। बाद में ऐसी घटनाओं की खोज की गई जिनकी एक यथार्थ समय अंतराल पश्चात नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती थी। ऐसी घटनाओं को आवृत्ति कहा जाता है। एक सुनिश्चित एवं निर्धारित लंबाई का लोलक अपनी सरल आवर्त गति अर्थात आगे पीछे होने वाली गति का चक्कर पूर्ण करने में 2 सेकंड का समय लेता है। इसका प्रयोग पुरानी दीवार घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। शीघ्र ही ऐसी घड़ियाँ तथा दीवार घड़ियों का निर्माण प्रारंभ हो गया, जिनसे समय अंतराल की माप के लिए चक्र यानी पहिए की आवर्त गति का प्रयोग किया जाने लगा। आजकल प्रयोग में आने वाली अधिकांश घड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल होती हैं। इन घड़ियों में प्रत्येक सेकंड पर परिवर्तनशील अंकों के द्वारा ही घड़ी के अग्रभाग पर अंकित होकर प्रत्यक्ष प्रदर्शित होता रहता है। इन घड़ियों के समय को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए विद्युत की से नियंत्रित होने वाली यंत्रावली होती है। समय का मानक मात्रक सेकंड है। दीर्घकालीन घटनाओं के समय को बड़े मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे 1 दिन, 365 दिन बराबर 1 वर्ष। समय अंतराल का मापन। प्रयोगशाला में हमें समय अंतराल मापने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अधिकांश घड़ियाँ तथा दीवार घड़ियाँ निरंतर चलती रहती हैं। इन्हें आम अपनी स्वेच्छा अनुसार बंद नहीं कर सकते हैं। वे घड़ियाँ जिन्हें आप अपनी स्वेच्छा से चालू अथवा बंद कर सकते हैं, जिन्हें विराम घड़ी भी कहते हैं। किसी द्रुत घटना जैसे 100 मीटर की दौड़ के आरंभ होने तथा समाप्त होने के बीच समय अंतराल को एक विराम घड़ी के द्वारा अंकित किया जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला में भी सूक्ष्म समय मात्रकों की माप के लिए हम विराम घड़ियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। गति, अगला पॉइंट है गति। ओलंपिक खेलों में किसी प्रतिस्पर्धा के विजेता का निर्धारण कैसे करते हैं? वे प्रतिभागियों के द्वारा किए गए कार्यों की तुलना करते हैं। कुछ प्रतिस्पर्धाओं में जज यह देखते हैं कि कौन सबसे तेज चलता है या कौन सबसे दूर तक जाता है। अतः कुछ मापनों में दूरी तथा कुछ में समय सम्मिलित होता है, लेकिन कई प्रकार की स्थितियों में गति सम्मिलित होती है। नेक्स्ट पेज पे आइए। स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। माना आप एक कार को अपने स्कूल के सामने देखते हो तथा कुछ घंटों के बाद उसी कार को स्कूल से दूर देखते हो, तो आप यह कह सकते हो कि कार ने गति की है। इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। आप यह नहीं बता सकते हैं कि कार कितनी दूर चली तथा कितनी तेज चली, लेकिन आप सिर्फ इतना जानते हैं कि कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई। गति का मापन। कार द्वारा चली गई दूरी को माप कर आप यह पता लगा सकते हैं कि कार ने कितनी दूरी तय की, किन दूरी तक गति की। किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को दूरी कहा जाता है। मीट्रिक प्रणाली में दूरी को मीटर अथवा किलोमीटर से मापते हैं। किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। कार की चाल को ज्ञात करके आप यह पता लगा सकते हैं कि कार कितनी तेजी से चली। निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा चली गई दूरी को तय करने के लिए लगे समय द्वारा भाग देकर आप वस्तु की चाल का पता लगा सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय।
एक लड़का साइकिल द्वारा 100 मीटर की दूरी को 40 सेकंड में तय करता है। साइकिल की चाल क्या ज्ञात कीजिए। तो साइकिल की चाल बराबर चली गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो 100 मीटर बटे 40 सेकंड बराबर, इसको इससे भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। लंबे समय अंतराल के अधिकांश जंतुओं की चाल एक समान नहीं होती, इसलिए इनकी चाल औसत चाल के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। दूरी को प्रायः मीटर अथवा किलोमीटर में मापा जाता है। समय का मापन प्रायः घंटों अथवा सेकंड में होता है। इस प्रकार चाल व मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। नेक्स्ट पेज पे आइए, वेग। अब हम पढ़ते हैं वेग के बारे में। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित निर्धारित विशेष दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं, अथवा निर्धारित दिशा विशेष में वस्तु की चाल को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर भी से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर विशिष्ट दिशा में चली गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। एक कार कितनी दूरी चली, इसकी गणना आप दूरी मापकर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार कार कितनी तेज चली, इसका मापन आप वस्तु की चाल ज्ञात करके लगा सकते हैं। परंतु कार किस दिशा में चली, यह एक बात आप अभी भी नहीं जानते। किसी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि को प्रयुक्त किया जाता है, उसे वेग कहते हैं। अतः वेग किसी वस्तु की गति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। माना कि एक कार पूरब की ओर 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब है। यदि एक कार अन्य 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर गतिमान थी, तब इसकी चाल को समान होती, परंतु इसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम होगा। वायुयान के पायलट तथा वायु यातायात के नियंत्रक वायुयानों को सुरक्षित उड़ान भरने तथा उतरने के लिए वेग मापन का प्रयोग करते हैं। मौसम की भविष्यवाणी करने वालों को मौसम के सही भविष्यवाणी करने के लिए वायु के वेग का भी परिकलन करना चाहिए तथा स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने वाला व्यक्ति जानता है कि केवल चाल ही नहीं अपितु अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे दिशा का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। किसी वस्तु की गति, एक समान गति। एक समान गति में गतिमान वस्तु की एक विशेष अवस्था है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में इस प्रकार की गति करती है कि वह समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। समय अंतराल कितने भी छोटे छोटे क्यों ना हो, अर्थात वस्तु की चाल नियत रहती है, तब उसकी गति एक समान कहलाती है। उदाहरण, यदि कोई गतिमान वस्तु गति के प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तब यह कहा जाता है कि वस्तु 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति कर रही है, अर्थात नियत चाल 10 किमी प्रति सेकंड है। असमान गति गतिमान वस्तु की एक अन्य व्यवस्था है जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिशा इस प्रकार गति करती है कि वह समय अंतरालों में समान दूरी तय नहीं करती, तब उसकी गति असमान गति कहलाती है, अर्थात गति के दौरान वस्तु की चाल नियत नहीं होती है। उदाहरण, जब आप अपनी साइकिल की से यात्रा करते हैं तो प्रारंभ में आप एकांक समय में कम दूरी तय करते हो और धीरे धीरे आपकी रफ्तार तेजी से होती जाती है तथा आप समय की उसी इकाई में ज़्यादा दूरी तय करते हैं। अतः उसकी चाल और इस कारण गति असमान कहलाती। गति के प्रकार, गति एक जैसी नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भिन्न प्रकार की गतियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में स्थानांतरित गति से मतलब गति के प्रकारों से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको एक बार और पढ़ते रहिए। अपन को पढ़ना कहाँ से, गति के प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक फिर से एक बार रीड करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।